आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज बात होगी जाति जनगणना पे, कास्ट सेंसस पे। कल सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब देश में जाति जनगणना होगी। दरअसल विपक्ष इस मुद्दे पे कई सालों से मांग करते आ रहा है और कल इसकी घोषणा कर दी गई है। कल इंतजार इस बात का था कि सरकार पाकिस्तान पर आक्रमण करने के संदर्भ में अपने कुछ निर्णय को बताएगी, लेकिन कल घोषणा कर दी गई कि अब देश में जाति जनगणना होगी। तो यह पहले लोगों ने अनुमान लगाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस में जो संबंधों की स्थिति हो रही है उसको देखते हुए कल सरकार की तरफ से कोई ठोस घोषणा होगी भारत पाक संबंधों के संदर्भ में, लेकिन निकल करके आ गया जाति जनगणना। यानी कि हम लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि किसी खेत की खुदाई होने वाली है जिसमें सोने का घड़ा निकलने वाला है, और निकला क्या, एक जंग लगा बेलचा। तो दरअसल जाति जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, और विपक्ष को देखा जाए तो जो समाजवादी हैं वो उन्होंने इस पर अपनी खुशी भी जताई है, और उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये 30 साल पुराना हमारी मांग रही थी जो आज पूरा हुई है। तो हम लोग आज संदर्भ को समझेंगे, और दरअसल बेसिकली आपको मैं परीक्षा के तरीके से बताऊंगा जो परीक्षा में लिखा जाना चाहिए। तो परीक्षा में आपको सरकार के फेवर में ही लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स आपके लिए नोट किया है वो सब का सब एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें कहीं भी आप मीडिया, गोदी मीडिया, विपक्ष मीडिया, कोई भी मीडिया की बातों को ना सुनते हुए आपको उन्हीं बातों को कोट करना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए प्रासंगिक है। इसमें आप अपनी पूर्वाग्रह, आप अपनी विचारधारा को वहीं तक लागू कीजिएगा जो सरकार से की नीतियों से मेल खाता रहे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कास्ट सेंसस पे, जाति जनगणना पे। इस मुद्दे को समझेंगे। इस देश में पहली बार जनगणना, क्योंकि इसमें जाति लगा है, लेकिन जनगणना जो है सबसे पहली बार 1872 में हुई थी, लेकिन 1881 में जब रिपन वायसराय थे उसके बाद से हर 10 साल पे नियमित रूप से जनगणना होती रही है। 1931 में पहली बार कास्ट सेंसस किया गया था। तो इसके बाद से देखा जाए तो मांग होते रहा था, और 1996 में कैबिनेट की मंजूरी के बावजूद भी जाति जनगणना नहीं हो पाई थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का इस समय विरोध रहा था। तो ये बात कल ANI के सौजन्य से बताया गया था। इसके बाद देखा जाए तो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन इसके डेटा को रिलीज नहीं किया गया है। और उसके बाद से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी, जैसे कि जो गठबंधन सरकार रही है उसमें अगर JDU है तो वो मांग करती रही थी, और विपक्ष तो इसमें मांग करता ही रहा है। तो आज इसी मुद्दे को हम लोग समझने वाले हैं। तो जो कास्ट सेंसस होने वाला है उसके पक्ष में और विपक्ष में सबसे पहले समझेंगे कि कास्ट सेंसस क्या है, जाति जनगणना क्या है। तो जो जनगणना होती है उस जनगणना में अगर जाति को भी काउंट कर ले हम, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की गिनती हो रही है उसमें उसकी जाति भी पता करके उस फॉर्म में भर दिया जाए तो ये जाति जनगणना होगा। यानी कि सरकार वो डेटा भी अब जुटाएगी जो वास्तव में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी जाति से संबंध है, क्योंकि भारत में जन्म के बाद ही हमें किसी न किसी जाति के तहत ही रख दिया जाता है, और इस देश में आप धर्म बदल सकते हैं, आप जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से जाति क्या है, एक परमानेंट बीमारी है, लाइजाज बीमारी हो जाती है। तो जाति जनगणना पक्ष और विपक्ष में जब हम तर्क करने वाले हैं तो कल हुआ यूं कि इस मुद्दे पे सरकार और इस मुद्दे पे विपक्ष दोनों एक साथ रहा है। कास्ट सेंसस में अगर देखा जाए तो अब चूंकि 2011 में जब जनगणना हुई थी और 1881 में पहली बार जनगणना हुई थी, तो उसके बाद से हर 10 साल पे जनगणना होती रही है। तो 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। 2021 में कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई थी। अब उम्मीद है कि 2031 में जो जनगणना होगी उस जनगणना में कास्ट की भी गिनती कर ली जाएगी। तो इसी कारण से अब ये जाति जनगणना हो जाएगी। इसके पीछे भी कुछ हमारे लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी पर्पस है, ये निरुद्देश्य नहीं है, ये कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ ही होगा। जैसे देखा जाए तो समाज की जो स्थिति है वो 4 क्लास में बांट दिया जाता है। कोई ऐसा कोटा है जो जनरल कहलाता है, अब इसमें भी EWS की अवधारणा आ गई है तो वो अलग परिप्रेक्ष्य। फिलहाल हम लोग देखें तो कोई क्लास ऐसा है जिसमें और भी जातियाँ हैं जो जनरल में आती है। OBC एक बड़ा समुदाय है, इसमें अलग अलग जातियां आती हैं। SC समुदाय है और ST समुदाय हैं। अब इसके अलावे इधर भी नीचे में EBC वगैरह का कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसे ही कॉमन एवरेज देखें तो ये 4 क्लास भारत में है, और इसको इस आधार पे हम लोग
जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई योजना बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है या कुछ लाभ से जुड़े कार्यक्रम तैयार करती है, तो उसमें देखती है कि कौन कौन सा जो हितधारक है वो इस योजना से लाभान्वित हो सकता है। इस आधार पर उसको योजना बनाने में, कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलती है। तो ये क्लास से भारत में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। उसके बाद चूंकि अलग अलग क्लास में अलग अलग जातियां हैं, ये जातियां इसके साथ और भी जातियां हैं, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। तो अपर कास्ट हो गया, इसमें अलग अलग जातियां हैं, एक ईबीसी है, ओबीसी है, एससी, एसटी, ये सब है। तो इन सब क्लास में क्या है कि अलग अलग जातियां हो गई हैं। और हुआ यूं है कि देश की आज़ादी के बाद से विकास की मुख्य धारा में बहुत सारी जातियां नीचे ही पीछे छूटी रह गई हैं। इस कारण से अब राजनीतिक दलों को भी ऐसा लगता है कि वो समुदाय जो विकास से लाभान्वित नहीं हो सका है, मुख्य धारा में शामिल होने से वंचित रह गया है, उसको लेकर के कुछ ऐसी प्लान लागू करनी चाहिए जिसके कारण उनको अब सीधा लाभ पहुंचाया जाए। तो जाति जनगणना का मुख्य उद्देश्य मैं भी बताऊंगा आपको कि क्यों ये फायदेमंद भी रहेगा और क्या इसके संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। तो अलग अलग क्लास है, और चूंकि ये पुरातन पद्धति रही है कि जाति के आधार पे ही काम वगैरह, जिसको वर्ण व्यवस्था हम लोग कहते थे, तो जाति के आधार पे क्या है वो काम, या आप कह सकें कि जो कार्य था उसी को जाति के रूप में ढाल दिया गया है। ठीक है, इस पे बहुत विवादास्पद मुद्दा हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। एक प्रतीकात्मक ये इमेज है। तो जाति जनगणना पे कैबिनेट का निर्णय कल आया है 30 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद हम लोग के लिए यह मुद्दा हो गया कि अब इसको समझें। तो 30 अप्रैल यानी कि कल केंद्र सरकार के कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जातिगत आंकड़ों को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक मांग रही है। जाति जनगणना क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर जनगणना होती है उसमें जाति को भी काउंट कर लिया जाए तो ऐसी जनगणना जाति जनगणना कहलाती है। तो यह जनगणना में लोगों की जातिगत पहचान को दर्ज करने की प्रक्रिया है, अर्थात देश की आबादी की गणना करते समय यह भी दर्ज कर लेना कि हर व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है। और इसका उद्देश्य, इसका मल्टीपर्पज उद्देश्य होगा, सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, है ना, राजनीतिक उद्देश्य हो जाएगा, शैक्षणिक उद्देश्य हो जाएगा। तो जाति जनगणना का उद्देश्य है कि ऐसी नीतियां बनाना, ऐसी पॉलिसी बनाना जो हर वर्ग को बराबरी का मौका दे सके। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोग पीछे ही छूटे रह गए हैं, तो अब उनको समान प्लेटफॉर्म पे ला देना। तो चूंकि भारत सरकार का एक विजन है इंडिया @2047, यानी कि इस समय तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देना, तो इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक इस देश के सारे लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकें। तो यही कारण है कि हो सकता है कि इसमें यह भी पक्ष होगा कि अब धीरे धीरे, चूंकि विपक्ष का तो मुद्दा है ही, तो विपक्ष भी जो मुद्दा बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि जो विकास की मुख्य धारा में वंचित रह गए हैं उसको अब मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो सरकार का भी यही उद्देश्य कॉमन हो सकता है। अब जनगणना क्या है, आप लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना संघ का विषय है, केंद्र का विषय है, जो 7वीं अनुसूची के संघ सूची में 69वें स्थान पर उल्लिखित है। तो आर्टिकल 246 अब चर्चा में आ गया है, आपको इसको नोट कर लेना है। और कुछ राज्यों ने जातिवार गणना के लिए सर्वेक्षण भी किए हैं, जैसे बिहार ने कास्ट सर्वे किया था, सेंसस इसको नहीं कहेंगे, बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित सर्वे किया गया था और उसके बाद उसके डेटा को भी रिलीज किया गया था। इसकी जो पृष्ठभूमि रही है 1931 में देखा जाए तो ब्रिटिश काल में पहली बार हुआ था, और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ, पर इसके जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। और इससे पहले 1996 में कैबिनेट की स्वीकृति के बावजूद भी जाति गणना नहीं हो सकी थी। और इसके बाद 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा को आश्वस्त किया था कि जातिवार जनगणना कराने के मुद्दे पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कि यह जो मुद्दा है पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है और राजनीतिक दलों की सहमति असहमति का भी इस पे प्रभाव हुआ है। लेकिन अब 2025 में ये क्लियर हो गया है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। अब देखा जाएगा कि यह जनगणना 2031 में हो पाता है
कि नहीं हो पाता है। इस निर्णय का उद्देश्य यही आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस परीक्षा के एंगल से। इस पे आप लोग मीडिया की बातों को कोट मत कीजिएगा, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को बहुत चतुराई के साथ समझना होगा आपको कि कहीं लेखक किसी के फेवर में तो नहीं लिख रहा है। तो फेवर में भी अगर आपको ऐसा लगे कि वो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे और उसी को मेंस में लिखेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है आप लोग 4 पॉइंट में समझेंगे। सटीक एक्यूरेट सामाजिक आर्थिक डाटा उपलब्ध कराना ताकि नीति निर्माण में समावेशिता सुनिश्चित हो सके, यानी कि इंक्लूसिविटी सुनिश्चित हो सके, सामाजिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा मिले, कल्याण योजनाओं का लक्ष्यीकरण, यानी कि जो भी स्कीम्स पॉलिसी है वो टारगेटेड ग्रुप को टारगेट किया जाए या उस ग्रुप को लक्षित किया जाए जो उससे लाभान्वित हो सके। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की भावना के अनुरूप है। संविधान के अनुच्छेद 38 और 40 के अनुसार राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है। तो इसके पहले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, सटीक सामाजिक आर्थिक डाटा उपलब्ध कराना ताकि नीति निर्माण में समावेशिता सुनिश्चित हो सके। तो इसके पहले पॉइंट की अगर हम व्याख्या करते हैं तो अगर सरकार कोई भी नीतियां पॉलिसी बनाती है, कोई कार्यक्रम चलाती है, तो सरकार के पास ऐसा डेटा होना चाहिए जो उस कार्यक्रम को सफल बना सके। उसके लिए सरकार को सामाजिक आर्थिक और जो शैक्षणिक है वो डेटा बेसिकली चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सरकार कोई स्कॉलरशिप स्टार्ट करती है या हायर एजुकेशन में उन लोगों को स्कॉलरशिप देती है जो नीचे के क्लास के हैं, तो कहीं ना कहीं उसका डेटा होना चाहिए सरकार के पास कि कौन सी जाति जो है कितनी संख्या में है। तो इसका जो पहला फायदा हो जाता है सटीक सामाजिक आर्थिक डेटा उपलब्ध करना ताकि नीति निर्माण में समावेशिता सुनिश्चित हो सके, यानी कि सरकार के पास जो है वो सामाजिक आंकड़ा होना चाहिए, जातीय आंकड़ा होना चाहिए और इसमें आर्थिक जानकारी होनी चाहिए, तभी किसी भी कार्यक्रम में किसी योजना की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। अगर सरकार के पास अलग अलग ग्रुप्स का डेटा होता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि टारगेटेड योजना चलाई जा सकेगी। जैसे मान लिया जाए कि एक ही जाति में कोई एक जाति को आप उठा लें, जैसे मान लिया जाए कि जो छूट मिला है वो मिला है ओबीसी को, जो छूट मिला है वो ईडब्ल्यूएस को मिलता है, इसके बाद शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, मान लिया जाए 4 उदाहरण दे करके। तो इस वर्ग में कोई एक जाति है जो सशक्त है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो चलाती है स्कीम तो किसी एक जाति को टारगेट नहीं करती है बल्कि वो पूरे क्लास को टारगेट करके चलाती है। यानी कि अगर इस ग्रुप के लिए कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी चलाती है या कोई भी नीतियां बनाती हैं तो वो पूरे क्लास को टारगेट किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जातियां हैं, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी चूंकि भारत में एक ही क्लास में 1000 जातियां हैं तो उसमें कई सारी जातियां आज भी उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उनकी कितनी प्रगति हुई है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे, चाहे वो आर्थिक स्तर पे, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे, तो उनकी प्रगति का कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है। तो एसटी का अगर उदाहरण या एससी का उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी, ये मान लीजिए कि ये जाति है, तो हो सकता है कि अनुसूचित जाति में भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जिनको आज भी हम लोग उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे 30 साल पहले देखते थे। तो सरकार के पास यह डेटा होना चाहिए ताकि सरकार जो है, पहला इसका प्रभाव क्या बनेगा कि टारगेटेड लक्ष्य या टारगेटेड स्कीम चलाई जा सकेगी, टारगेटेड स्कीम्स चलाई जा सकेगी, यानी कि टारगेटेड योजनाओं को चलाने में सरकार को सहूलियत होगी। इसका जो दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि जो वास्तविक पिछड़े लोग हैं उनकी गिनती हो जाएगी, यानी कि जाति के आधार पर जो पिछड़े लोग हैं तो जो वास्तविक वंचित लोग हैं, यानी कि एक क्लास के भीतर, ओबीसी के भीतर भी किन जातियों की प्रगति नहीं हो सकी है, एससी और एसटी के बीच भी किन जातियों की प्रगति नहीं हो सकी है, उसका डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो वास्तविक रूप से जो वंचित क्लास जो जाति है उसकी आंकड़ा सरकार को मिल जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, जब ये डेटा मिल जाएगा तो आरक्षण का भी सही लाभ मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के भीतर कोटा वाले इशू पे भी अपना निर्णय दिया था, तो आरक्षण का अगर वास्तविक लाभ मिलेगा, अगर आरक्षण का वास्तविक लाभ लेना है तो हमें कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा कि वो कौन सी जाति आज भी
आरक्षण रहने के बावजूद भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकी है, जिसको अब तक जुड़ जाना चाहिए था। तो ऐसा न हो कि जो लाभ है आरक्षण का वो सिर्फ कुछ ही जातियों को मिला है, यानी कि जो मलाई है वो कुछ ही जातियाँ खा रही है और उसी क्लास में बहुत सारी जो जातियाँ हैं आज भी उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आरक्षण का भी अगर इसको हम देखें तो इंक्लूसिव रूप से अगर लागू करना हो तो जातियों की गिनती या जातियों की संख्या सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि कल को वो उसी जाति को लक्षित करके अपने कार्यक्रम को, योजना को प्रभावी ढंग से चला सके। इसके अलावे देखें तो एक और कारण हो जाएगा कि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है वो दूर की जा सकेगी, यानी कि जो समाज के स्तर पर असमानता है वो कम किया जा सकेगा। कई बार क्या होता है कि अनुसूचित जाति समुदाय में भी कुछ जातियां अपने आप को बहुत बड़ी समझती हैं, ऊंची समझती है, और उसी में कुछ जातियां हैं वो बहुत ही निम्न स्तर, उसकी स्थिति बहुत बदतर है। तो अगर सरकार के पास डेटा होगा तो उसी में से किसी को टारगेट करके सरकार अपने कार्यक्रम को चला सकेगी। एक नारा भी दिया गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो ये कॉन्सेप्ट भी लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जातीय जनगणना होने वाली है उसके कुछ फायदे जो मैंने आपको ये पहले पॉइंट से बताए हैं कि अगर सटीक सामाजिक आर्थिक डाटा उपलब्ध करना ताकि नीति निर्माण में समावेशिता सुनिश्चित हो सके। दूसरा क्या है, सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब देख लिया जाए कि सामाजिक न्याय भी होनी चाहिए। सरकार ने शैक्षणिक स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जाति है जिसमें ये पता चल जाए कि उस जाति के लोगों के पास तो सरकारी लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो सरकार जो है उस जाति को टारगेट करके अलग से स्कीम चला सकती है, यानी कि सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो लागू हो सकेगी। कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्यीकरण, टारगेटिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, तो मैंने आपको इस पर भी बता दिया कि सरकार कैसे कल्याण योजनाओं का लक्ष्यीकरण कर सकती है। आज भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे मान लिया जाए कि सरकार ने कोई योजना चलाया, सरकार ने जैसे मान लिया जाए कि रोजगार को लेकर के चलाया, तो पूरे देश में एक जैसा चलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, अगर सरकार उस पर कुछ फायदा देती है तो यह माना जाएगा कि पूरे देश में इसको एक ही तरीके से लागू की जाए। लेकिन अगर सरकार के पास ऐसा डेटा रहेगा कि किसी फलाने राज्य में उस जाति के लोगों के लिए विशेष चलानी पड़ेगी योजना, तो सरकार वो टारगेटेड चलाना शुरू कर देगी। जैसे किसी जाति में ऐसा रिकॉर्ड हो जाए कि उस जाति के 90% लोग हैं अशिक्षित हैं, आज भी तमाम शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने के बाद अशिक्षित हैं, तमाम सरकारी सहायता देने के बाद इसके पास घर नहीं है, यानी कि सामाजिक योजनाओं का लाभ पहुंचा ही नहीं है, तो सरकार जो है इस जाति को टारगेट करके अपने लक्ष्यों को चला सकती है, कार्यक्रम को चला सकती है, नीतियां बना सकती है, उनको उसकी भागीदारी के अनुसार प्रतिनिधित्व दे सकती है। हो सकता है कि 5-5, 10-10 का कॉमन ग्रुप भी कर दे सरकार, तो सरकार के लिए टारगेटेड जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना फिर आसान हो सकता है। कई बार हम लोगों ने खुद ही देखा है कि ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिसमें 10वीं तक के लोग पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले ही 10वीं कक्षा में उस जाति के बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, 10वीं से पहले ही वो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, यानी कि इनमें स्कूल ड्रॉप आउट की जो दर है वो 80-90% है। बहुत कम लोग ही 10वीं की परीक्षा पास कर पा रहे हैं और उससे पहले ही इतने सारे लोग स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो अलग अलग जातियों में स्कूल की जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे ऊपर पढ़ने के लिए आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। तो सरकार इन लोगों के लिए फिर टारगेटेड स्कीम चलाएगी। जैसे मान लिया जाए कि एक मुद्दा हो सकता है कि आरक्षण जो है वो अप्रासंगिक होते जा रहा है, क्योंकि सरकारी सेक्टर में क्या है, नौकरियां ही नहीं है, नौकरी है ही नहीं, तो आरक्षण आप देंगे किसको। तो सरकार जो है वो स्वरोजगार, यानी कि अगर प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देती है तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन लागू कर दें, या फिर सरकार के लिए जो स्वरोजगार से संबंधित जो योजना है उसमें उस ग्रुप को कुछ विशेष प्रावधान कर दे, ताकि उसका भी कल्याण हो सके, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको लागू कर सके। तो अब ये चूंकि अभी तो कल ये घोषणा ही हुई है, तो हम इसके सभी बारीकी पहलुओं को धीरे धीरे समझने की भी कोशिश करेंगे। और चूंकि सरकार जातीय गणना करवाएगी तो जातीय जनगणना में इस डेटा का दुरुपयोग ना हो, तो उसको लेकर के कुछ डेटा प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। वो हम बाद की क्लास में भी चर्चा कर लेंगे कि हमारे डेटा सुरक्षित हाथों में पहुंचे, ऐसा ना हो कि डेटा पता चल जाए और सारी की सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस डेटा के आधार पर फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दे, पोलराइजेशन शुरू कर दे। तो कहीं ना कहीं इसमें डेटा से संबंधित आचार संहिता भी लागू करनी बहुत ही जरूरी हो जाएगी। तो इन सब मुद्दों पे बाद में बात होगी। आज फिलहाल हम लोग सिर्फ इसके
पक्ष और विपक्ष वाले पॉइंट को देखते हैं, नहीं तो बहुत ही ये लेंदी हो जाएगा और ये बहुत ही लंबी बहस का भी मुद्दा है कि इसको सफल कैसे बनाया जाए। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था कि वास्तविक वंचितों की पहचान डेटा आधारित, हाँ, उसके बाद देखें, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की भावना के अनुरूप है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और साथ साथ 38 और 46 भी। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) यह क्या करता है, जो 15(4) है वो यह कहता है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सरकार को या राज्य को यह अधिकार देता है कि राज्य इनके, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST के जो लोग हैं, अगर उनकी शैक्षणिक स्थिति नहीं है तो शैक्षणिक स्थिति में विशेष प्रबंध किया जा सकेगा। यानी कि सरकार इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए वो पिछड़े लोगों को, SC ST लोगों को विशेष प्रावधान कर सकती है, यानी कि उनके प्रगति के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर सकती है। 16(4) में सरकारी नौकरियों में अगर ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो सरकार उनको नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। तो यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) की भावना के अनुरूप है। तो कैसे अनुरूप है, तो अब सरकार या राज्य अगर जिन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो 15(4) के तहत वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व करेगी। अगर किसी जाति में कुछ लोग या किसी भी जाति में कोई स्नातक पास हुआ नहीं दिखाई दे तो उसके लिए शैक्षणिक प्रावधान, शैक्षणिक प्रबंध किया जा सकेगा। और अगर नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है या नौकरी प्राप्त कोई है ही नहीं तो सरकार उसके लिए अलग से नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। उसके बाद देखें तो संविधान का अनुच्छेद 38, यानी कि जो राज्य का कर्तव्य है कि वो अपनी नीतियां बनाते समय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, तो कहीं ना कहीं इस भावना को भी साकारित किया जा रहा है। और 46 के अनुसार जो सरकार है या राज्य है उसका कर्तव्य है कि वो जो SC हैं, जो ST हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सके। तो 38 और 46 के अनुसार राज्य को समाज के कमजोर वर्ग के हितों की, चाहे उनकी सामाजिक हित हो, चाहे उनकी राजनीतिक हित हो, चाहे उनका आर्थिक हित हो, उनके लिए राज्य का कर्तव्य है कि आप प्रबंध करें, उनके हितों की आप रक्षा करें। तो ये रक्षा होगा कैसे, तो ये रक्षा होगा सरकार के पॉलिसी मेकिंग के स्तर पे, यानी कि उनकी नीतियां ऐसी बने जो हितधारकों को लाभ पहुंचाए, जो इस समूह से जुड़ा हुआ हो। तो कल्याण योजनाओं का लक्ष्यीकरण संविधान के अनुच्छेद 15(4) 16(4) की भावना के अनुरूप है और 38 और 46 के अनुसार राज्य को समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करनी है। तो ये अपने पक्ष को आप संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मजबूत करेंगे, आप इसको अच्छे से एग्जामिनेशन में लिखेंगे। इसके बाद देखें तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या होगा। अगर सरकार ने ऐसा उद्देश्य या निर्णय लिया है, इस तरीके से ये फायदा हुआ है, हालांकि वो भी आप उसको प्रभाव में लिख सकते हैं, तो हमने एक अलग से निकाल दिया है कि कुछ पॉइंट याद करके आप एग्जामिनेशन में लिख सकें। तो नीतियों में सटीकता आएगी, जाति आधारित वास्तविक आंकड़े मिलने से योजनाएं बेहतर बनेंगी, नीति निर्माताओं को टारगेटेड योजनाएं बनाने में मदद करेगी। ये मैंने पॉइंट बता दिया, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। केवल एक ही वर्ड याद रखना है, टारगेटेड योजना। और टारगेटेड योजना को समझना है कि जिस जाति को कुछ भी लाभ नहीं मिला उसको टारगेट करके सरकार योजना चला सकती है। वास्तविक वंचितों की पहचान हो सकेगी, समाज के कमजोर वर्गों को पहचानना और सहायता देना आसान हो जाएगा। डेटा आधारित गवर्नेंस को बल मिलेगा, यानी कि सरकार के पास सभी लक्षित समूह जिसको फायदा पहुंचाना है उसका डेटा होगा, तो सरकार क्या करेगी, उसी आधार पर अपने गवर्नेंस को भी लगाएगी, चालू रखेगी या गवर्नेंस करेगी। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को दिशा मिलेगी, यानी कि अब समाज के सारे लोग जो हैं मुख्य धारा से जुड़ेंगे या फिर समाज के सारे वर्गों को सामाजिक योजनाओं का, आर्थिक योजनाओं का, शैक्षणिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन लाने में मदद मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिनका कोई राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं करता है, तो अगर ऐसी स्थिति सरकार के पास या डेटा उपलब्ध हो जाएगा तो सरकार उन ग्रुप्स के लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी बात करेगी। क्या चुनौतियां हो सकती हैं, ये जो कॉन्सेप्ट सरकार ने कल लॉन्च किया है तो उसकी चुनौतियां सबसे प्रमुख जो है वो राजनीतिक ध्रुवीकरण। जैसे चुनाव में जो राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं और मीडिया इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है, माइक लेकर घुस जाएगा और पूछेगा कि आप किस जाति के हो। और कल इस पे बहुत सारे लोगों ने
वीडियो भी बना दिया है। तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा कि आप उनको ना देखें। तो होगा क्या कि राजनीतिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की बात चलनी शुरू हुई। नेता भांप जाते हैं कि इस पूरे गांव या इस पूरे क्षेत्र में किन जातियों का बाहुल्य है। आप लोगों ने मनी और मसल पावर नाम सुना होगा। तो जो मसल पावर है, जिसमें बाहुबली लोग होते हैं, जिसमें दबंग होते हैं, तो ये किसी न किसी विशेष जाति से ही संबंधित होते हैं। जैसे ही नेता को पता चलेगा कि ये दबंग जाति का है, तो उसको टिकट मिलने की संभावना हो जाएगी और उसके वोट, यानी कि उस जाति के वोट को अब उस व्यक्ति के अंतर्गत लाने की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन की जो बात है वो शुरू हो जाएगी और इसका आगामी चुनाव में बिहार में खुद ही देखने को मिल जाएगा। जब इसी आधार पर टिकट वितरण होगा, इसी आधार पर चुनाव प्रचार होगा। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है कि राजनीतिक, वहीं हम लोग इसमें सुझाव भी देंगे कि हमारे जाति आधारित जो जनगणना सरकार करा रही है, तो उस डेटा का दुरुपयोग ना हो, इसलिए डेटा पर एक विशेष तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमारी जाति से संबंधित आंकड़े का दुरुपयोग ना करे, उस जाति का नाम प्रचार में न ले सके। तो सबसे वो सुझाव में देंगे, वो हम अगले क्लास में समझेंगे। तो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है, ये एक प्रमुख मुद्दा हो जाता है कि जो नेतागण हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जाति के आधार पे अब ध्रुवीकरण करना शुरू कर देगी, समाज को बांटना शुरू कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी में भी जो दबंग जातियां हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उस जाति को लेकर के केंद्र से ही सजेशन मिलना शुरू हो जाए कि आपको ऐसे ऐसे प्रचार करना है। तो राजनीतिक ध्रुवीकरण कोई दल हो वो करेगी। तो सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक ध्रुवीकरण, यानी कि हम लोग चुनाव प्रचार में या अपेक्षा रखते हैं कि जो पार्टियां हैं वो हमारे मुद्दों को, यानी कि वो रोजगार की बात करें, वो विकास की बात करें, है ना, वो शिक्षा की बात करें, वो स्वास्थ्य की बात करें, लेकिन हो क्या रहा है कि नेतागण जातियों की बात करना शुरू कर देंगे। तो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है वो सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती बन करके उभरेगी। दूसरा क्या है, प्रशासनिक जटिलता आएगी। इतने बड़े जनसंख्या के लिए डेटा कलेक्ट करना एक चैलेंजिंग काम है, आसान काम नहीं है। जो लोग डेटा कलेक्ट करने उतरेंगे उनके प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो लोग फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे तो अलग अलग लोगों से सामना हो जाएगा और सही डेटा को पहचानना भी एक चैलेंजिंग काम होगा। ऐसा ना हो कि वो जिस जाति का हो वो जाति अपनी ना बता करके दूसरी जाति भी मेंशन करवा सकता है। तो सही डेटा को भी, जैसे मान लीजिए कि कोई जिसके पास 4 मंजिला मकान है, तो हो सकता है कि उसको लगे कि हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो अपनी स्थिति और कम करके बता देगा। जैसे होता ही है, जैसे अगर किसी को स्कॉलरशिप लेना है तो वो क्या करता है कि 15,000 सालाना का आय प्रमाण पत्र बना लेता है और बहुत अच्छे से वो स्कॉलरशिप उठाता रहता है। तो प्रशासनिक जटिलता आएगी, यानी कि जो प्रशासन की टीम डेटा कलेक्ट करने जाएगी उसको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संवेदनशील डेटा का प्रबंधन करना बहुत ही चुनौती होगा। जो डेटा सरकार कलेक्ट करेगी उसको, यानी कि उसकी प्राइवेसी को बनाए रखना, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी। तो संवेदनशील डेटा का प्रबंधन करना, ऐसा ना हो कि जो डेटा जुटाए उसको मीडिया पे फिर लगातार बहस का मुद्दा बना दिया जाए और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया जाए। तो संवेदनशील डेटा का प्रबंधन करना, यानी कि उसकी जो गोपनीयता है उसको बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए डेटा की गोपनीयता और दुरुपयोग होने की संभावना हो जाएगी। राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव की भी आशंका है। आज हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग में पारस्परिक सौहार्द की भावना है, मेलजोल की भावना है। तो ऐसा ना हो जाए कि किसी जाति की अधिक संख्या हो और किसी जाति की कम संख्या हो तो ये डर पैदा किया जाए दोनों में एक दूसरे को, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव की भी आशंका है। उनका जो सामाजिक ताना बाना है ये टूटने की भी खतरा है। कई बार जो फील्ड में देखा जाए, जो रीजनल स्तर पर देखा जाए, छोटे स्तर पर देखा जाए, तो जो नेता होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ भी भावनाओं को उभारने का प्रयास करते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे ये चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव की भी आशंका बन जाएगी। तो ये चुनौतियां रहेंगी। इसके बाद हम लोग देखें तो जो अब सरकार को इसमें क्या कुछ करने की आवश्यकता रहेगी। अब जैसे मान लिया जाए क्या कुछ करने की आवश्यकता रहेगी, यानी कि जो कल सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, अब इस अनाउंसमेंट को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, किस तरीके से उसको वास्तविक रूप से कार्य के रूप में या वास्तविक धरातल पर उतारा जाए, वो चैलेंजिंग रहेगा। तो हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हम लोगों के पास वो कौन से सुझाव होने चाहिए जो हम लोग सरकार को या हम लोग एग्जामिनेशन में लिख सकें कि इन चुनौतियों का सामना इस तरीके से किया जा सके। तो अभी ये पहली वीडियो है, इस पे और भी मेरी वीडियो आएगी, तो पहले मुद्दे को समझना मेरे लिए भी अभी आवश्यक है। पहले सब कुछ मैं समझ लूँ कि किस तरीके से इस पर आपको मॉडल आंसर लिखना चाहिए, तो मैं बताता ही रहूँगा। तो जितना मैंने बताया उसको पहली बार 2-3 पन्ने पर नोट करके अच्छे से आप एक अपना नोट्स बना लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको अतिरिक्त मेहनत न करने की आवश्यकता पड़े। तो फिलहाल आज की इस क्लास में मैंने इतना बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जो जाति आधारित जनगणना है उस पर सरकार ने स्टैंड ले लिया है। जाति जनगणना करवाई जाएगी, कब करवाई जाएगी ये अगली घोषणा का हमें इंतजार रहेगा। तो इसमें चूंकि आपको ज़्यादा इससे इरेलेवेंट बातें नहीं लिखनी होगी, क्योंकि ये सरकार का फैसला है और एग्जामिनेशन में सरकार के फैसले को समर्थन दिया जाता है। अगर आप उसके विरोध में बोलेंगे, चाहे वो इंटरव्यू ही क्यों ना हो, अगर आप विरोध में बोलते हैं तो आपके पास मार्क्स कटने का पूरा चांस रहता है। तो आज के इस क्लास में जाति जनगणना पे इतना ही छोड़ देते हैं, पक्ष विपक्ष में तर्क पे ही रहने देते हैं। हर वीडियो का जो टाइटल रहेगा उससे संबंधित ही कंटेंट मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। थैंक यू।